So today we'll do refraction of light on on the plane surfaces. तो वैसे बाउंड्री surfaces जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम का चेंज हो रहा है या मीडियम चेंज हो रहा है. मीडियम मतलब जिनका ऑप्टिकल डेंसिटीज अलग अलग है. अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है. अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है तो हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, और जब स्पीड ऑफ लाइट कम है तो हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है. तो अगर लाइट जो है बहुत स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी कम है इसीलिए ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है. तो जो एक रीजन से दूसरे रीजन में जब लाइट जाएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के इधर एक दूसरा मीडियम है, ठीक है, मीडियम 1, और यहाँ पे दूसरा मीडियम मीडियम 2 है. अब लाइट जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होगा, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट कुछ और है. लेट्स से स्पीड ऑफ लाइट यहाँ v1 है, यहाँ पे v2 है. तो ये लाइट क्या हो जाएगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल या बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब इसका स्ट्रेट ऐसे जाना था तो ये ऐसे चला जाएगा. तो डिपेंड करता है मीडियम 1 और मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ऑप्टिकल डेंसिटी पे, कि ये लाइट जो है नॉर्मल, ये इसको नॉर्मल कहते हैं जो ये परपेंडिकुलर है सरफेस के. तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है या नॉर्मल के अवे बेंड कर रहा है. तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो इसी के बारे में हम लोग आज पूरी क्लास में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सर आपने जो वो जो न्यूमेरिकल्स दिए थे सर वो मैंने कर लिए थे सर, कोई डाउट नहीं. जो मैंने भेजे थे करीब कितने, 20 के करीब थे, कितने थे, 20 अराउंड थे सर जो पीडीएफ वाले भेजे थे सर. हाँ सभी ने किया. So I think उसमें 16 थे. अच्छा, आप लोगों ने किया, सभी लोगों ने अटेम्प्ट उसको? Yes sir. Yes sir. किसी को कोई डाउट है उसमें? नो सर. Okay, so refraction of light is what we are going to start today. So light travels in straight line path only when the light rays are traveling in the same medium, having the same optical density throughout. तो अगर light straight line में तभी तभी travel करेगा जब ये पूरा एक ही medium और इस पूरे medium का optical density same है, कहीं पे भी optical density change नहीं कर रहा है, तब लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है. अदरवाइज जहां पे जिस बाउंड्री पे ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगा वहां पे लाइट बेंड कर जाए. तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. सो द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, या फिर इसको आप लिख सकते हो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम one medium to another medium is called refraction of light. ठीक है, तो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगा और लाइट बाउंड्री पे बेंड करता है, उस बेंडिंग ऑफ लाइट की जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. सो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑफ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो मान लो ये हमारा बाउंड्री है, लाइट इधर से आ रहा है, ये इंसिडेंट रे है, और जो बेंडिंग होके कुछ बेंड कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे. तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे. सो और ये जो परपेंडिकुलर है मीडियम के, ये जो लाइन, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं. तो लाइट इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाता है नॉर्मल से उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं. सो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो पॉइंट है जहां पे लाइट आके टकरा रहा है बाउंड्री पे, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. सो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. Angle between refracted ray and normal at the point of incidence is called angle of refraction. So refraction of light is due to change in speed of light on going from one medium to another.
तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जो लाइट जाएगा तो उसमें जो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट है उसके वजह से रिफ्रैक्शन होता है। स्पीड अगर सेम रहेगा पूरे मीडियम में तो रिफ्रैक्शन बेंडिंग नहीं होगा, तो स्पीड के चेंज होने के वजह से लाइट बेंड करता है। पुलकित पूछो क्या पूछ रहे थे? सर तो इसका मतलब सर जब भी कोई भी दो मीडियम होंगे सर उनका ऑप्टिकल डेंसिटी तो हमेशा अलग ही होगी ना? हाँ, दो अलग मीडियम होगा तो ऑब्वियसली यस अलग। सर। तो सर हमेशा जब भी किसी भी दो मीडियम में से जाएगा तो रिफ्रैक्शन होगा ही होगा। हाँ, होगा ही। कभी ऐसा पॉसिबल है कि हमने कुछ एक ऐसा मीडियम बनाया आर्टिफिशियली जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है किसी और मीडियम के, तब फिर नहीं करेगा, तब स्ट्रेट अवे मान। और सर अगर बहुत ही मतलब बहुत ही माइनर सा नेग्लिजिबल डिस्टेंस मतलब और डिफरेंस है जितना कम डिफरेंस होगा उतना कम बेंड करेगा। तो तब एकदम बेंड करेगा। डिफरेंस है तो नेग्लिजिबल बेंड करेगा, बेंड तो करेगा ही बट बेंड नेग्लिजिबली ओके स्मॉल करेगा, जो कि आप नॉर्मल नेकेड आई से नहीं ऑब्जर्व कर सकते। ओके सर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब इस पे आते हैं, नेक्स्ट वाला स्लाइड। So light has maximum speed that is 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum and it travels with different speed in different media. Light का maximum speed कहाँ पे है? Vacuum, ठीक है? और उसका जो वैल्यू है 3 into 10 to the power 8 meter per second होता है, और अलग अलग मीडिया में इसका स्पीड अलग अलग है। It travels faster in air than in water or in glass. तो एयर या वैक्यूम में हम दोनों में यही स्पीड मानते हैं 3 into 10 to the power 8 meter per second. एयर में ये it travels faster, so it travels faster in air than in water or glass. तो water या glass के कंपैरिजन में एयर में ये it travels faster. The speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second in air, 2.25 into 10 to the power 8 meter per second in water and 2 into 10 to the power 8 meter per second in glass. तो ये जो speed of light है ये देखिए एयर में सबसे ज्यादा है, फिर ये वाटर में 2.25 into 10 to the power 8 meter per second, ग्लास में 2 into 10 to the power 8 meter per second. वो भी अलग अलग ग्लास में अलग अलग होगा। तो हम लोग ये जो है नॉर्मल जो बेसिक ग्लास है उसके बारे में बात कर रहे हैं। So speed of light remains constant in transparent homogeneous medium. अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और होमोजीनियस है, इस पूरे में ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगा? इट विल रिमेन कांस्टेंट. So while passing from one medium to the other, if light slows down, the second medium is said to be optically denser than the first medium, and if light speeds up, the second medium is said to be optically rarer than the first medium. मान लो आपके पास एक मीडियम है, मीडियम 1 और ये मीडियम 2 है। अब लाइट जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में आता है तो अगर इसका स्पीड इंक्रीज करेगा, राइट, अगर इसका स्पीड इंक्रीज करेगा तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि ये मीडियम रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर, और जिसमें स्पीड कम था वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और यही लाइट अगर दूसरे मीडियम में आया और स्पीड स्लो हो गया तब फिर उस केस में ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयरर मीडियम हो गया। तो जहां पे स्पीड स्लो वो डेंसर, जहां पे स्पीड कम वो रेयरर मीडियम। Now, greater the difference in the speed of light in the two media, greater will be the amount of refraction. है ना, यही पुलकित अभी हम बात कर रहे थे। तो स्पीड ऑफ लाइट का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट ट्रेवल्स इज नोन एज मीडियम। एग्जाम्पल एयर, ग्लास, वाटर, दीज आर ऑल मीडियम, अलग अलग मीडियम। तो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसमें लाइट ट्रैवल कर सकता है, दैट ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड मीडियम. Examples of mediums are air is a medium, glass is a medium, water is a medium. So these are all different types of medium. So different mediums have different optical densities. So if the mediums are different, then their optical densities will be also different, and the speed of light in these mediums will be different because the optical densities are different. A medium in which speed of light is more is called optically rarer medium,
So air is an optically rarer medium as compared to glass and water. A medium in which speed of light is less is called optically denser medium. तो जिसमें speed of light कम है वो optically rarer medium है, जिसमें speed of light ज़्यादा है that is optically denser medium, right? Clear सबको? कुछ पूछना है इसमें? चलिए next पे चलते हैं फिर. So refraction of light takes place whenever it goes from an optically rarer medium to optically denser medium, or from an optically denser medium to optically rarer medium. तो rarer medium से denser medium में जाएगा तो refraction होगा, और denser से rarer में जाएगा तो भी refraction होगा. अब rarer to denser में आ रहा है तो it is bending towards the normal, denser to rarer जा रहा है तो it is bending away from the normal. तो मतलब जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा वहां पे वो नॉर्मल से ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, मतलब ज्यादा एंगल बना रहा होगा. जिसमें स्पीड कम होगा मतलब वहां पे तुम देखोगे कि वो ज्यादा नॉर्मल की ओर झुका हुआ रहेगा, मतलब बेंडिंग जो है ज्यादा नॉर्मल की तरफ रहेगा. ठीक है. So when a ray of light goes from a rarer to denser medium, it bends towards the normal, and when a ray of light goes from denser to rarer medium, it bends away from the normal. So basically होता ये है कि अब स्पीड स्लो हो गया तो इसको टाइम बराबर लगना है इधर से इधर जाने में, तो स्पीड स्लो होगा तो ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहेगा, इसीलिए ये बेंड कर जाता है नॉर्मल की तरफ. और अगर स्पीड ज्यादा होता है तो ये क्या होता है, बेंड कर जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा क्योंकि टाइम बराबर लगना है. तो टाइम बराबर लगना है, यहाँ पे डिस्टेंस, स्पीड स्लो है तो डिस्टेंस भी कम हो जाता है, स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाता है, इसीलिए एंगल ज्यादा बनाता है. एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड हियर इन द फर्स्ट केस इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. समझ में आया सबको? यस सर. तो हमेशा याद रखना, जब ये रेयर टू डेंसर जाएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जाएगा इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये डायग्राम याद रखोगे अपने आप याद रहेगा. टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब स्पीड स्लो हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब स्पीड ज्यादा हो गया. तो मतलब रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा है और डेंसर मीडियम में स्पीड स्लो है. ठीक है सर? यस. सर एयर से ज्यादा रेयर मीडियम कौन है? वैक्यूम. अच्छा. एयर और वैक्यूम दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे हम 1 ही मानते हैं, बट एयर का एग्जैक्टली 1 नहीं है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा है. अच्छा. ओके. नहीं सर, वो पीछे मैंने पढ़ा था ना कि वैक्यूम का भी 3 × 10⁸ हाँ, वाला. दोनों सेम ही है, इसलिए तो बोल रहे हैं ना. एयर में हम एज्यूम करते हैं 3 × 10⁸, एग्जैक्टली नहीं होता है. वैक्यूम में होगा 3 × 10⁸. एयर होगा तो वहां पे देखो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे तो वो स्पीड ऑफ लाइट को स्लो डाउन करेगा, उससे टकराएगी लाइट और स्पीड ऑफ लाइट स्लो डाउन हो जाएगी. यस सर. नेक्स्ट पे चलते हैं. अब कह रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक. तो अगर एक ग्लास ब्लॉक है उसके थ्रू अगर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख रहे हैं तो तुम देखोगे कि ये जो इंसिडेंट रे आया, मान लो यहाँ पे एयर है, ये हमारा ग्लास हो गया और ये भी वापस एयर हो. तो जब एयर से ग्लास में आएगा तो ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है डॉटेड जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो एयर टू ग्लास आएगा तो ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, एयर टू ग्लास इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. और उसके बाद फिर ग्लास से एयर जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल फिर से. और ये देखोगे कि बिकॉज ये ग्लास से एयर टू ग्लास में जितना ज्यादा नॉर्मल के तरफ बेंड करता है उतना ही ग्लास से एयर पे जाने पे वापस वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा सेम एंगल से. तो जितना डिविएट किया उतना वापस डिविएट कर जाएगा. तो ये जो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन था, ये जो इमर्जेंट रे है जो बाहर निकल रहा है, इमर्जेंट रे उसको कहते हैं,
इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे से पैरेलल हो जाएगा। और ये जितने डिस्टेंस से ये पैरेलली शिफ्ट होता है इधर, इसको हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट। क्लियर है? सो फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक PQRS। तो एक ग्लास ब्लॉक है ये PQRS, रेक्टेंगुलर है, राइट। अ रे AO फॉल्स ऑन द सरफेस PQ। तो ये PQ पे रे AO फॉल्स ऑन इट। सो अ रे AO फॉल्स ऑन द सरफेस PQ। NOM इज द नॉर्मल टू द सरफेस PQ। तो ये जो एंगल है NOM, ये जो लाइन है NOM, this is normal to the surface PQ at the point of incidence O. So this point of incidence is O. Now at the surface PQ, the ray AO enters from air to glass, so it slows down and bends towards the normal. Air is a rarer medium and glass is a denser medium. So what happens is when a light enters from rarer to denser, it will bend towards the normal and it slows down. So यही लिखा हुआ, it slows down and bend towards the normal NOM. So it travels inside a glass in the straight path along OB. अब ये glass के अंदर इस path OB पे आता है. At the surface RS, the ray OB suffers refraction again. यहाँ RS पे फिर से medium change कर रहा है, denser to फिर से rarer जा रहा है. तो मीडियम चेंज होगा तो लाइट विल बेंड अगेन, ठीक है। एट द सरफेस RS, द रे OB सफर्स रिफ्रैक्शन, दैट इज N1 BM1 is the normal to the surface RS at the point of incidence B. Now the ray OB now enters from glass, that is denser medium, to air, so it speeds up and bends away from the normal N1 BM1, it travels along BC in air. तो अब ये denser to rarer medium आ रहा है, speed up हो जाएगा, speed up होने से it will bend away from the normal and it will come out in the direction BC in air. The ray AO is called the incident ray, जो light आके इस glass surface, जो glass rectangular glass block है उससे जो टकराता है light आके, वो light, that light is called incident ray. And the ray AO is called incident ray and OB the refracted ray and BC is emergent ray. तो ये देखो AO हो गया incident ray, फिर O से लेके B जो ग्लास के अंदर है वो refracted ray, और जो ग्लास से निकल रहा है वापस बाहर उसको हम लोग कहते हैं emergent. Angle AON is called angle of incidence. ये हो गया angle of incidence, ये हो गया angle of refraction, और ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो एंगल ऑफ इमर्जेंस को E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंसिडेंस को I से, और रिफ्रैक्शन को R से. क्लियर है बच्चों? Sir, could you explain what lateral shift was? Lateral shift means when the light is coming out of this rectangular glass block, it has shifted by its original path. The original path of the light, if there would have been no glass slab, it would have gone straight in this path, right? So now when the light bends and comes out of this surface BC, so this ray BC is basically, so this BC जो ray है, emergent ray, has now shifted by the original path of the light, which was this dotted line. So this shift is known as lateral shift. Is it clear? और किसी को कुछ पूछना है? No, sir. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. Now since refraction occurs at two parallel surface PQ and RS, therefore angle MOB is N1BO, and by principle of reversibility of the path of a light ray, angle of emergence is equal to angle of incidence. ठीक है? The angle of emergent ray BC is parallel to the incident ray.
सो ये देखो, ये हमारा इसके बारे में हम कह रहे थे, ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस E है और एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, तो I will be equal to E. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. Now the light enters from parallel sided glass slab in a direction parallel with that in which it enters the glass slab. तो जो लाइट है इमर्ज करेगा in a direction parallel to which it entered the glass slab. So the angle with the emergent ray makes with the normal is called angle of emergence. ये हम लोगों ने देखा अभी. So if the incident ray falls normally to the surface of glass slab, then there is no bending of ray of light and it goes straight. मतलब अगर ये glass slab है और कोई light ray इस पे normally incident होता, मतलब इस slab के perpendicular surface के, तो वो straight away pass कर जाएगा बिना कुछ bend हुए. तो आपसे बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव टू कंडीशंस व्हेन लाइट रे डज नॉट बेंड व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. क्या है दो कंडीशन, बताओ मुझे. व्हाट आर द टू कंडीशंस अंडर विच लाइट डज नॉट बेंड व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम? सर जब सेम मीडियम होगा मतलब सेम ऑप्टिकल डेंसिटी. ठीक है. दूसरा सर दो है. जब वो परपेंडिकुलर होगा. हाँ, अभी तो बताया जब परपेंडिकुलर होगा, मतलब जब नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तब वो स्ट्रेट पाथ पे जाएगा बिना बेंड किए हुए, या फिर दोनों मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम होगा तब भी लाइट बेंड नहीं करेगा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए. क्लियर है? आपने दूसरा कौन सा बताया? When the light is incident normally on the glass slab, then also the light does not bend, it goes straight away. Oh, without normal. Okay. So first case when the light is incident normally on the glass slab. Second case when both the mediums have same optical densities. In both the cases, light will not bend when it goes from one medium to another. Clear है? ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए. Yes. So you can see यार, देखो इंसिडेंट रे आ रहा है. जब इंसिडेंट रे आ रहा है ना, तेजी से लाइट आ रहा है, बट जब ग्लास में जा रहा है तो स्पीड कम हो गया, फिर ग्लास से निकला स्पीड ज्यादा हो गया. ऑब्जर्व करो, है ना, स्पीड कम हो गया, इसीलिए ये क्या हो रहा है, अब इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर जब निकल रहा है फिर से स्पीड ज्यादा हो गया. तो ये बेसिकली इंसिडेंट रे था. सो आप ये देखो कि ये जो लाइट रे आ रहा है ये इंसिडेंट आ रहा है ना. हमने बेसिकली ग्लास स्लैब को अब थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर, मतलब घुमा दिया है. उधर हम लोग वर्टिकली लाइट ला रहे थे, यहाँ हॉरिजॉन्टली लाइट को ला रहे हैं. तो नॉर्मल यहाँ पे इस सरफेस पे ये होगा. इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे. रिफ्रैक्टेड रे ये हो गया. रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे. ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों एंगल इक्वल है. और ये जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आई और ई सेम होगा. अब इसको अगर हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं स्ट्रेट पाथ में, तो अब ये लाइट रे और ये लाइट रे दोनों एक दूसरे से पैरेलल होंगे, और इनके बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट. हाँ जी, पूछिए. सर मुझे दो डाउट है. सर ये जो डिफरेंस होता है स्पीड में, मतलब एयर टू ग्लास और ग्लास टू एयर, सर इतना मेजर होता है कि नेकेड आई से ऑब्जर्व हो पाता है? नहीं, वो तो यहाँ पे ऐसे ही डायग्राम में बनाने, तुमको समझाने के लिए. नहीं सर, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ सर, थोड़ा डिफरेंस इतना मेजर तो इसलिए नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे कि कहाँ तुम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में डिफरेंस कहाँ दिखेगा? यस सर. और सर डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन डायरेक्शन में डिफरेंस तुमको दिख जाएगा. ये ऑब्जर्व कर. यस सर. हाँ सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ है? छोटा है ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बेंड करके. नहीं सर, मैं पूछ रहा था. नहीं, इट इज नॉट इक्वल. आई इज ग्रेटर देन आर इन दिस केस. इक्वल होगा तो देयर विल बी नो बेंडिंग.
वो इक्वल तभी होगा जब दोनों मीडियम सेम है। तो I 90 डिग्री सर, 90 डिग्री आ जाएगा। हाँ, जब यहाँ 90 डिग्री है तो I इज इक्वल टू R, बोथ मीडियम आर सेम। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है? सर R ग्रेटर देन I नहीं हो सकता ना? हो सकता है, जब डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है तो R ग्रेटर देन I है। मान लो हमारे पास एक ऐसा बेंड्स अवे, जैसे इसी से हम लोग ग्लास से वाटर की तरफ जा रहे हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पे ग्रेटर होगा। यस सर। डेंसर टू रेयर में इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके सर। अब देखो रिफ्रैक्शन का जो डे टू डे लाइफ में एक्सप्लेनेशन कुछ है कि भाई रिफ्रैक्शन को हम डे टू डे लाइफ में कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जनरली एक पानी के ग्लास में तुम अगर पेंसिल को ऐसे डाल दोगे तो तुमको डबल पेंसिल ऐसे, हाँ पेंसिल वैसे ऐसे यहाँ पे बेंट दिखेगा, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है इस केस में, तो आप अगर देखो यहाँ पे, तो यहाँ तक तो पेंसिल इस डायरेक्शन में ऐसे था, राइट, ये सीधा चला जाना चाहिए था ऐसे, बट अब यहाँ पे क्या हो गया, पेंसिल इस डायरेक्शन में चला गया। एक्चुअली होना चाहिए था इसका ये पार्ट, राइट, बट ये बेंड हो गया यहाँ पे सरफेस। तो दिस इज बिकॉज ये इसके इधर एयर था और यहाँ पे क्या है, वाटर है, तो इसीलिए लाइट रे जो इस पेंसिल से हमारे बाहर आ रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है उसको, तो उसको ये लाइट रे बेंड किया हुआ दिखेगा, ठीक है। सर यहाँ पर जैसे ग्लास है, तो सर ग्लास भी है, वाटर भी और एयर भी है, सर इसमें फर्क पड़ेगा? हाँ, उससे भी फर्क पड़ता है, बट ग्लास तो बस सरफेस पे है, मेन तो वाटर और एयर के बीच में जो हो रहा है उसकी वजह से। यस। क्योंकि ऑब्जर्वर तो इधर कहीं पे अगर मान लो है तो उसको ग्लास तो एयर से ग्लास और वाटर से ग्लास दोनों में बीच में ग्लास आ रहा है। यस सर। होता क्या है, देखो ये स्टिक है, बेसिकली स्ट्रेट स्टिक है। अब इस स्टिक का ये जो पॉइंट है, सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, वो यहाँ पर से दो लाइट रे निकलेगा। लेट से पहला लाइट रे इधर आया। अब वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है, एयर क्या है, रेयरर मीडियम। तो यहाँ पे नॉर्मल पे ये वाटर व्हेन इट मतलब द लाइट रे व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे बेंड कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी जो लाइट रे, दूसरी लाइट रे जो निकल के आ रही है, इससे कई सारे लाइट रे आएंगे, हम दो को ले रहे हैं यहाँ पे समझने के लिए। तो यहाँ पे भी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और ऐसे बेंड होके चला गया। अब जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे आई से जब ऑब्जर्व करेंगे इसको, तो उसको लाइट रे बेसिकली इधर तो कहीं मीट करेगा नहीं। तो जब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, राइट, यहाँ पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो इट विल अपीयर टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट। मतलब उसको आई को क्या लगेगा कि लाइट रे कहाँ से आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है उसका इमेज कहाँ पे बन जाएगा, इमेज इस पॉइंट पे बन जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह हर पॉइंट का इमेज को बनाएंगे तो वो जो है इसके अलोंग हम लोगों को इसका इमेज बनेगा, राइट। तो जो पोर्शन OB है, जो पोर्शन OB है उसका इमेज हम लोग को, या BO मान लो ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज क्या बन गया, BI बन गया। जस्ट अ सेकंड। सॉरी बच्चा। सो व्हेन वी सी अंडर वाटर, सो अभी हम लोग वही बात कर रहे थे कि भाई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है ना, तो उसका इमेज यहाँ कहीं बनेगा, तो थोड़ा रेज्ड अप बनेगा। और हर पॉइंट का जो ये स्टिक पे लाई कर रहा है, उन सब का इमेज को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो हमें ये जो BI वाला जो पोर्शन है, BO जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज BI बनेगा। तो इसीलिए हमें ये जो स्टिक है, इट अपीयर्स टू बी बेंडिंग एंड गोइंग अपवर्ड। तो जैसे यहाँ पे ये जो पेंसिल था, इट अपीयर्स टू बी बेंड अपवर्ड, थोड़ा सा इस तरफ बेंड किया हुआ हमें दिखता है, ठीक है। सो व्हेन वी सी अंडर वाटर, so what we see underwater is actually the virtual image BI of the part BO। तो BI जो है वर्चुअल इमेज है BO का,
of the stick underwater as shown in the figure above, and that's why it appears to be bent at the water surface. Clear है सभी को? Clear है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए जैसे यहाँ पे नॉर्मल है, इसको जब हम बेंड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे बेंड कितना ज्यादा डिफरेंस दिखने लगा, राइट? नॉर्मल पे स्ट्रेट हो जाता है ना, ऑलमोस्ट, और जब एक तरफ आप बेंड करोगे तो देखो यहाँ पे जो सरफेस है, वाटर का जो सरफेस है, वहां पे इट अपीयर्स टू बी बेंड. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर यस. सर पेंसिल और पानी बीच में ऑयल है ना सर, ऑयल क्यों डाला है? यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए डाला होगा, कुछ ज्यादा दिखाने के लिए कि ज्यादा सर डिफरेंस. कोई पर्टिकुलर रीजन है कुछ? नहीं, पर्टिकुलर रीजन नहीं है, जस्ट टू शो द डिफरेंस कि ज्यादा डिफरेंस है इसमें. तो बट कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना अजीब सा लग रहा है. Now similar is an object placed under water appears to be raised. तो जैसे हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं तो स्विमिंग पूल हम लोगों को कितना लगता है, अरे भाई इसमें तो पानी ही नहीं है, अभी कूदेंगे तो बस घुटने तक ही पानी आएगी, बट वो जनरली आदमी डूब भी जाता है, इतना पानी होता है, राइट? सो अगेन द सरफेस इज रेज्ड because of refraction of light. We feel that the surface is raised up. So an object placed under water appears to be raised. So when the coin is under water, then due to refraction of light, a virtual image of the coin is formed nearer to the water surface. And since the virtual image of the coin which we see is nearer to the water surface, so the coin appears to rise on adding water in the basin. तो बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंट ये भी है, तुम नेट पे देखोगे काफी सारे तुमको मिलेंगे कि भाई तुमने एक ग्लास है, ग्लास वाटर का है, और तुमने इसमें यहाँ पे कॉइन रख रखा है, और तुम यहाँ से अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, लेट्स से द ऑब्जर्वर इज समवेयर हियर, तो उसको तो ये दिखेगा नहीं, राइट? बट जैसे जैसे इसमें पानी भरते जाओगे ना, तो आपको ये क्या है, ये बिकॉज रेज होता हुआ दिखेगा, तो ऑब्जर्वर को बेसिकली ये यहाँ पे दिख रहा होगा, तब ये इसको दिखने लगेगा. तो जितना पानी रहेगा ज्यादा, उतना ज्यादा ये रेज्ड होता है और उससे ऑब्जर्वर को दिखने लगता है. अब होता क्या है, बेसिकली लाइट रे दो तरीके से, एक जो स्ट्रेट लाइट है वो स्ट्रेट ही चला जाएगा, हमें पता है कि जो नॉर्मल लाइट है वो नॉर्मली सीधा चला जाएगा. दूसरा लाइट रे जो इधर से आ रहा है, जब वो डेंसर टू रेयरर जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो अब यहाँ पर से जो ऑब्जर्वर यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो उसको यही जो कॉइन है अब कहाँ पे दिखेगा, इस पॉइंट पे दिख रहा होगा कॉइन. तो ये वर्चुअल इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का यहाँ पे, ठीक है? सो द कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड अप फ्रॉम द बॉटम. So an object placed under water appears to be raised. So when coin is under water, then due to refraction of light, a virtual image of coin is formed nearer to the water surface. And since the virtual image of coin which we see is nearer to the water surface, so the coin appears to rise on adding water in the basin. Similarly, a pool of water appears to be less deep than it actually is. So swimming pool में अगर पानी है, तो यहाँ पे जो डेप्थ होगा, ये डेप्थ से जो लाइट रे आ रहा है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एंड सिमिलरली द लाइट रे विच इज कमिंग फ्रॉम द बॉटम, अगेन इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो व्हेन यू एक्सटेंड इट बैकवर्ड्स, सो ये जो पॉइंट है ऑब्जेक्ट, वो अब यहाँ पे इमेज बना रहा होगा. तो ये जो पूरा बॉटम है उसको अब ऑब्जर्वर को यहाँ पे दिखेगा. तो बेसिकली ये जो डेप्थ है इसको एपरेंट डेप्थ कहते हैं. जो हमें दिख रहा है कि ये जो कम डेप्थ दिखता है, दैट इज एपरेंट डेप्थ, और जो एक्चुअल डेप्थ है उसको रियल डेप्थ कहते हैं. और जो एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का जो डिफरेंस होता है उसको शिफ्ट कहते हैं. क्लियर है बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. Now laws of refraction. So refraction of light obeys two laws of refraction, which were given by the Dutch scientist Wilbrod Snell. So they are known as Snell's law. तो जो laws of refraction है उसको Snell's law भी कहते हैं. After his name, laws repeat हो गया. They are, पहला law क्या है? The incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. तो वो तो जो law of reflection का था, same चीज यहाँ भी है कि incident ray, refracted ray और normal ये सारे एक ही plane में होते हैं. At the point of incidence all lie in the same plane. Second law is the ratio of the sine of the angle of incidence I to the sine of the angle of refraction R is constant for a pair of given media, that is mathematically written as sine I upon sine R is equal to refractive index of medium 2 with respect to 1. तो अलग अलग तरीका है लिखने का. कहीं कहीं पे तुम देखोगे ऐसे भी लिखा रहेगा, कहीं तुम देखोगे n21 ऐसे भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे तुम ऐसे देखोगे n21 ऐसा लिखा रहेगा, कहीं आप देखोगे n21 ऐसा भी लिखा हुआ है. तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ दिखेगा. हम लोग जो ज्यादातर फॉलो करेंगे वो इसको फॉलो करेंगे. ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स विच वी फॉलो इन हायर ग्रेड वी यूज द सेम टेक्निक. तुम्हारे एनसीईआरटी का जो है उसमें n वाला यूज किया हुआ है, n21 ये वाला यूज. ठीक है सर, इसको हम लोग म्यू से पढ़ते हैं, MEW, बेसिकली MU म्यू. M और U का मिक्सचर है, इसीलिए मतलब लिखने में भी वैसा ही है, इसीलिए इसको म्यू बोलते. आप बोलो क्या बोल रहे हो? सर विद रिस्पेक्ट टू 1 सर मतलब क्या हुआ? मतलब अभी सीखेंगे, अभी देखो ना. मीडियम 2 का मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव निकालते हैं. मतलब ये अगर मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, इस मीडियम का इस मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ21. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is represented as μ21. So Okay. the constant μ21 is called the refractive index of second medium with respect to first medium. Here the Greek word mu is the symbol used for refractive index. The refractive index of medium gives an indication of light bending ability of that medium. For example, the refractive index of glass is greater than the refractive index of water. So therefore, light rays bend more on passing from air into glass than from air into water. So because glass का water से ज़्यादा है refractive index, इसीलिए लाइट रे है जो वो ज़्यादा बेंड करेगा अगर एयर से ग्लास में जाएगा एज कंपेयर टू एयर से जब वाटर में जाता है. ठीक है. So consider a ray of light traveling from medium 1 into medium 2 as shown in the figure. So ये I है, ये R है, medium 1 है. Let's say refractive index medium 1 का μ1 है और refractive index medium 2 का μ2 है. तो हम लोग क्या बोलेंगे? sin I by sin R, sin I upon sin R is equal to μ21. मतलब refractive index of medium 2 with respect to medium 1. मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज μ2 by μ1. और हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? v1 by v2 के बराबर भी हो जाएगा. क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज रिटन एज μ2 upon μ1. ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब एयर के रेस्पेक्ट में. μ2 का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू एयर. μ1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू एयर. और μ21 is μ2 upon μ1 is equal to v1 upon v2. So this is speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2. अब यहाँ पे ये इसलिए ऐसा है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी. जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होता है उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
is the measure of optical density. So mu is the measure of optical density, right? So जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी जितना ज्यादा है, स्पीड उतना कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड जो है, mu is inversely proportional to speed of light in that medium. So refractive index of a medium is inversely proportional to speed of light in that medium. That's why when I write mu2 by mu1, I write it equal to v1 by v2. उसके अलावा जो absolute refractive index mu है, that is also can be written as, तो जब मैं बोलता हूँ कि refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is v1 upon v2, अगर हम मीडियम 1 को ले लेते हैं एयर, तो अगर इसको हम एयर ले लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है ना, तो mu1 एयर का 1 हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1 होता है, एयर या वैक्यूम। तो दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमारा c होता है, दैट इज 3 into 10 to the power 8, और v इज द refractive index of the medium, sorry, speed of light in the medium. So basically refractive index of any medium is equal to speed of light in air by speed of light in that medium. Mu is equal to c by v. So in general उसको mu is equal to c by v करके फॉर्मूला लिखते हैं। हाँ पूछो बेटा। सर मुझे वाली चीज समझ में अभी 3-4 स्लाइड है एक दूसरे से रिलेटेड, पहले पूरा कराने तो उसके बाद समझ में अपने आप आ जाए, नहीं आएगा तो बाद में बता दें। ओके सर। ये बेसिकली वी आर बिल्डिंग अपॉन सर्टेन न्यूमेरिकल्स व्हिच वी आर गोइंग टू सॉल्व, सो दीस आर द फॉर्मूलेज व्हिच वी विल बी यूजिंग। सो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा होता है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं इस मीडियम का, मीडियम 2 का मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं mu2 से। रिलेटिव मींस इसका इसके रेस्पेक्ट में, इससे कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट वाले मीडियम के रेस्पेक्ट में सेकंड वाले का कितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जिसको mu2 से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। उसको हम लोग जो फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे, दैट विल बी mu2 by mu1, और that is also equal to v1 by v2. Why? Because refractive index and speed of light are inversely proportional to each other. तो इनवर्सली होता है, तो 2 अगर ऊपर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा। तुम लोग 8th क्लास में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी किया ना, वेरिएशंस वाला जो चैप्टर था। यस सर। हम लोगों ने किया था भाई कि mu2 by mu1 है, और mu और v अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो mu2 by mu1 विल बी v1 by v2, जस्ट उल्टा हो जाता है। वही चीज को मैथमेटिक्स को हमने लगा दिया है, ये हमें पता ही है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और उसके बाद एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मान लो दूसरा मीडियम जो है, फर्स्ट वाला मीडियम जो एयर अगर हम ले लेते हैं, तो एयर है तो वहां पे उसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो मतलब mu1 को हम लोग क्या करेंगे, 1 से रिप्लेस कर लेंगे, और v1 को हम लोग c, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, c इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, इससे रिप्लेस करें, तो उससे हमारा mu इज इक्वल टू c by v वाला फॉर्मूला आ जाता है। Now let v1 be the speed of light in medium 1 and v2 be the speed of light in medium 2. The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by ratio of speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2. So n21 क्या हो गया? Refractive index of medium 2 with respect to 1 is speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2, v1 by v2. क्यों होता है ऐसा, ये हम ऑलरेडी तुमको एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट पे अगर आओ तो यहाँ पे कह रहा है सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय n12, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 by 2, दैट इज v2 by v1। जस्ट उसका उल्टा हो गया, mu21 इज इक्वल टू mu2 upon mu1, दैट इज v1 upon v2, इसी का रेसिप्रोकल हो गया ये,
तो इसका मतलब क्या हो गया, μ21 इज इक्वल टू 1 अपॉन μ12, ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब मीडियम 2 का 1 के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ मीडियम 1 का जो 2 के रेस्पेक्ट, 2 का 1 के रेस्पेक्ट में इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 का जो 2 के रेस्पेक्ट में। So when light is going from one medium to another medium, then the value of refractive index is called relative refractive index. ये जो μ21 कह रहे हैं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और जब when light is going from vacuum to another medium, then the value of refractive index, vacuum या फिर इसको और एयर भी लिख सकते हैं, तो एयर से या वैक्यूम से जब लाइट एक दूसरे मीडियम में जाता है तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो किसी भी मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NM, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम is equal to speed of light in air by v in that medium, speed of light in that medium, mu is equal to c by v, जो अभी हम लोग पीछे लिखे थे। So now the refractive index depends on the nature of the material of the medium and on the wavelength of the light used. तो दो चीज पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम, किस मीडियम किस मटेरियल का बना हुआ है, ग्लास है, वाटर है, क्या मीडियम है। दूसरा, सब्सटेंस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन अनदर सब्सटेंस हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करके बताता है, जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा, और जितना कम ऑप्टिकल डेंसिटी होगा उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। उसके अलावा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू 1। तो यही हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू। हाँ जी पुलकित, अब पूछो क्या नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो आगे बताएं तुमको। सर वैसे समझ आ गया सर। अभी एक डाउट है सर, अगर मीडियम 1 से 2 में जाएगा तो उसे μ21 लिखेंगे। हाँ, 1 से 2 में जा रहा है तो μ21, और 2 से 1 में जा रहा है तो 1 और 2। ओके सर। लाइट जब 1 से 2 में आया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और 1, तो इसको μ21 लिखते हैं। और जब यही लाइट ये 1 से 2 में आ रहा है, अब यही लाइट जब 2 से 1 में जा रहा है लेट्स से, तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 μ12। ओके सर, ठीक है। यस सर, समझ आ गया। बाकी अगली क्लास में करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और थोड़ा सा ये फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इस सब चीज के बारे में बात करना है। देखो थोड़ा अभी जो है ना, आई एम टीचिंग यू थोड़ा मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड।